तो हम लोग लगा रहे थे विजन का टेस्ट 2। तो उसमें हमने 50 क्वेश्चन करे थे। आगे के दिखते हैं क्वेश्चन 51। यदि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से व्यापक महत्व के किसी विषय पर विधिक परामर्श लेना चाहता है तो ए उच्चतम न्यायालय स्वयं को विधायी शक्ति मान सकता है। बी राष्ट्रपति को न्यायालय द्वारा दिए गए परामर्श को स्वीकार करना पड़ता है। सी उच्चतम न्यायालय परामर्श देने से इनकार कर सकता है। डी राष्ट्रपति को इसके लिए पहले संसद की अनुमति लेनी होती है। तो आप इसका आंसर अपने कॉपी पे लिखिए, मतलब दीजिए क्या आंसर है, फिर हम देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। तो 51 का आंसर है सी। देखिए संविधान का जो आर्टिकल 143 है राष्ट्रपति को 2 श्रेणियों के मामले में उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति प्रदान करता है। जो देखिए राष्ट्रपति होता है वो क्या है, उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है यदि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हो गया है या उत्पन्न होने की संभावना है जो व्यापक महत्व का है। ऐसे मामले में उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को अपना परामर्श दे सकता है या देने से इनकार कर सकता है, जो हमें सी ऑप्शन में दिया हुआ था। ठीक, तो मतलब अगर कोई विधि का या कोई ऐसा तथ्य का ऐसा प्रश्न है जो व्यापक महत्व का है तो उस मामले में राष्ट्रपति कहेगा कि जज से सुप्रीम कोर्ट के कि परामर्श दे दीजिए भैया। किसी ऐसे विवाद पर जो किसी ऐसी तिथि ऐसी संधि करार प्रसंविदा वचनबद्ध सनद या वैसी ही अन्य लिखत से उत्पन्न हुआ है, ऐसे मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति को परामर्श देना अनिवार्य होता है। हालांकि दोनों मामलों में उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई राय या परामर्श केवल उसकी सलाह होती है, ना कि न्यायिक निर्णय। इसलिए यह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होता है। वह परामर्श का पालन कर सकता है या नहीं भी कर सकता। हालांकि ये सरकार को किसी विषय पर अपने द्वारा किए जाने वाले निर्णय पर एक आधिकारिक विधिक सलाह प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, या तो कोई विधि का प्रश्न हो या कोई ऐसी संधि या फिर ऐसा कोई करार या कुछ हो, ठीक है, मतलब ऐसा कोई जिस पे कोई विवाद हो गया हो तो वो कह सकते, तो राष्ट्रपति को परामर्श देना अनिवार्य होता है इस मामले में। ठीक है, और ये जो परामर्श देता है वो केवल सलाह होती है, कोई न्यायिक निर्णय नहीं है। राष्ट्रपति को जरूरी नहीं कि वो उनकी बात माने, नहीं भी मान सकता है, लेकिन ज़्यादातर मान लेता है। ठीक है, तो सी सही है। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन 51 में पूछा गया व्यापक महत्व के किसी विषय पर। तो हमने देखा कि अगर व्यापक महत्व का किसी विषय है तो इस पर वो परामर्श देने से इनकार कर सकता है, पर अगर संधि करार उनका विषय है तो परामर्श देने से वो मना भी कर सकता है उच्चतम न्यायालय। देखिए वर्ड वर्ड पे डिपेंड कर रहा है कि हमारा आंसर क्या है, इतना आपको बारीकी से पढ़ना पड़ता है। तो क्वेश्चनों से काफ़ी चीज़ें क्लियर भी होती हैं, क्योंकि हमें कभी कभी जो अगर आप बुक भी देखेंगे तो उसमें भी इतना बारीकी से नहीं दिया रहता। राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किसके माध्यम से करता है? ए प्रधानमंत्री, बी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद, सी संसद, डी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो देखिए 52 का आंसर है बी। भारत का संविधान संघ की कार्यपालिका शक्ति को औपचारिक रूप से राष्ट्रपति में निहित करता है। ठीक है, जो कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित है। वास्तव में जो राष्ट्रपति होता है इन शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद के माध्यम से करता है। तो जो उसकी जो कार्यपालिका शक्ति है उसका यूज़ वो अकेले नहीं कर सकता, वो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो मंत्रिपरिषद होता है उसके माध्यम से करता है। तो बी सही है। तो 52 का हमारा बी आंसर है। 53 का देखते हैं। भारतीय संघवाद संयुक्त राज्य अमेरिका के संघवाद से भिन्न है। इस संदर्भ में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के संघीय या उच्चतम न्यायालयों के बीच अंतरों पर विचार कीजिए। एक, अमेरिकी उच्चतम न्यायालय का आरंभिक क्षेत्राधिकार भारतीय उच्चतम न्यायालय के आरंभिक क्षेत्राधिकार से अधिक व्यापक है। दूसरा, दोनों न्यायालयों का अपीलीय क्षेत्राधिकार केवल संवैधानिक मामलों तक सीमित है। 30, भारतीय उच्चतम न्यायालय के पास सलाहकारी क्षेत्राधिकार है जबकि अमेरिकी उच्चतम न्यायालय के पास कोई सलाहकारी क्षेत्राधिकार नहीं है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल 2, केवल 1 3, केवल 1 2 3 या केवल 2 3। देखिए अगर आपको नहीं भी पता है तो भी थोड़ा सोच कर ज़रूर आंसर दीजिए, क्योंकि अभी हम सिर्फ मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, हम पेपर तो दे नहीं रहे। तो इसका आंसर हमेशा देने की कोशिश ज़रूर करिए, थोड़ा सा खुद ही से सोच के, है ना। तो देखिए 53 का आंसर हमारा बी है, यानी पहला तीसरा सही था, दूसरा नहीं था ऑप्शन। देखते हैं भारतीय उच्चतम न्यायालय और अमेरिकी उच्चतम न्यायालय। जो भारतीय उच्चतम न्यायालय उसकी आरंभिक अधिकारता फेडरल मामलों तक ही सीमित है, और अमेरिकी उच्चतम न्यायालय में इसकी आरंभिक अधिकारता में ना केवल फेडरल मामले आते हैं बल्कि नौसेना, समुद्री राजदूतों के मामले भी शामिल हैं। ठीक है, सेकंड, इसमें अपीलीय क्षेत्राधिकार में संवैधानिक, सिविल और दांडिक मामले शामिल है, जो हमें दूसरा कथन कहा गया था कि सिर्फ संवैधानिक मामले नहीं। और जो अमेरिकी उच्चतम न्यायालय इसका अपीलीय क्षेत्राधिकार केवल संवैधानिक मामलों तक सीमित है, इसलिए दूसरा
हमारा गलत है। तीसरा, इसके पास किसी मामले में किसी न्यायालय या अधिकरण सैन्य मामलों को छोड़कर के निर्णय के विरुद्ध अपील के लिए विशेष इजाज़त देने का व्यापक विवेकाधिकार है। इसके पास तरह की शक्तियाँ नहीं हैं। चौथा, इसके पास सलाहकारी क्षेत्राधिकार है, और जो अमेरिकी उच्चतम न्यायालय उसके पास कोई सलाहकारी क्षेत्राधिकार नहीं है। जो भारतीय उच्चतम न्यायालय इसका न्यायिक पुनर्वलोकन का दायरा सीमित है, और जो अमेरिकी उच्चतम न्यायालय इसका न्यायिक पुनर्वलोकन का दायरा व्यापक है। ठीक है, सॉरी, जो भारतीय उच्चतम न्यायालय उसका दायरा सीमित है, और जो अमेरिकी उच्चतम न्यायालय उसका न्यायिक पुनर्वलोकन का दायरा व्यापक है। छठवां, यह विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार नागरिकों के अधिकार की रक्षा करता है, जो भारतीय सुप्रीम कोर्ट है, और जो अमेरिकी है वह विधि की सम्यक प्रक्रिया के अनुसार नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। ठीक है, डिफरेंस है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि की सम्यक प्रक्रिया। 7, इसके क्षेत्राधिकार और शक्तियों को संसद द्वारा बढ़ाया जा सकता है, और जो अमेरिकी उच्चतम न्यायालय उसका क्षेत्राधिकार और शक्तियाँ संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार तक सीमित है। 8वां, एकीकृत न्यायिक व्यवस्था के तहत इनके पास न्यायिक अधीक्षण का अधिकार और ये सभी उच्च न्यायालयों पर नियंत्रण रखता है। जो अमेरिकी उच्चतम न्यायालय दोहरी या विभक्त न्यायिक व्यवस्था के कारण इसके पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है। तो बी सही था, यानी कि 1 और 3 सही है। तो जो क्वेश्चन 53 है उसका हमारा बी आंसर है, केवल 1 और 3, यानी अमेरिकी उच्चतम न्यायालय का आरंभिक क्षेत्राधिकार जो होता है वो भारतीय उच्चतम न्यायालय के आरंभिक क्षेत्राधिकार से अधिक व्यापक है, ये सही बात है। दूसरा गलत था। तो दोनों का अपीलीय क्षेत्राधिकार केवल संवैधानिक मामलों तक सीमित है, तो भारतीय उच्चतम न्यायालय में ऐसा नहीं है। तीसरा भी सही था कि भारतीय उच्चतम न्यायालय के पास सलाहकारी क्षेत्राधिकार है, जबकि अमेरिकी उच्चतम न्यायालय के पास ऐसा कोई सलाहकारी क्षेत्राधिकार नहीं है। तो 1 और 3 सही था, बी। अब 54 देखते हैं। देखिए, मंत्रिमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा इसे सही है। एक, यह मंत्रिपरिषद से छोटा निकाय है। दूसरा, इसकी शक्तियाँ कार्य संविधान में परिभाषित हैं। तीसरा, यह राष्ट्रपति के लिए एक सलाहकारी निकाय है तथा इसकी सलाह उन पर बाध्यकारी होती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 3, केवल 2 3, या एक केवल 1 2। आंसर दीजिए। तो इसका आंसर हमारा बी है, यानी 1 और 3 सही थे, दूसरा सही नहीं है। देखिए, जो मंत्रिमंडल कैबिनेट का एक छोटा निकाय होता है जिसमें 15 से 20 मंत्री होते हैं, इसमें केवल मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री ही शामिल होते हैं। इस प्रकार ये मंत्रिपरिषद का एक हिस्सा होता है। जो मंत्रिमंडल होता है वो छोटा होता है। यह नीतिगत निर्णय लेकर मंत्रिपरिषद को निर्देश देता है। ये निर्णय सभी मंत्रियों के लिए बाध्यकारी होते हैं। कथन 1 सही है। कथन 2 जो था कि इसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 352 में जोड़ा गया। इस प्रकार मूल संविधान में इसका कोई प्रावधान नहीं था। वर्तमान में भी अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल को केवल ये कहते हुए परिभाषित किया गया कि ये वह परिषद है जिसमें प्रधानमंत्री और अनुच्छेद 75 के तहत नियुक्त किए गए मंत्रिमंडल स्तर के अन्य मंत्री शामिल होते हैं, लेकिन इसमें मंत्रिपरिषद की शक्तियों और कर्तव्यों का वर्णन नहीं है। तो संविधान में इसका वर्णन नहीं है, इसकी शक्तियों और कार्यों का। ठीक है, थर्ड हमारा सही है कि यह राष्ट्रपति के लिए एक सलाहकारी निकाय है, इसकी सलाह उन पर बाध्यकारी होती है। तो ये जो सलाह देता है वो राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद प्रभावी रूप से मंत्रिमंडल की सलाह का पालन करना बाध्यकारी कर दिया गया। हालांकि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा ये प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह को पुनर्विचार हेतु एक बार वापस भेज सकता है। वो कह सकता है कि एक बार आप इस पर विचार कर लीजिए, लेकिन पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह का पालन करना राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है। ठीक है, तो 1 और 3 सही थे। 54 का हमारा बी सही है, यानी 1 और 3 सही है। ये एक मंत्रिपरिषद से छोटा निकाय है मंत्रिमंडल, और राष्ट्रपति के लिए एक सलाहकारी निकाय है और इसकी सलाह उस पर बाध्यकारी होती है। 2 सही नहीं है कि इसकी शक्तियों का संविधान में परिभाषित है, तो नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन 55। राज्यपाल के पद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक द्विसदनीय विधायिका के मामले में राज्यपाल केवल तभी अध्यादेश प्रख्यापित कर सकता है जब दोनों सदन सत्र में ना हो, दूसरा उसे अपने आधिकारिक कृत्यों के लिए कानूनी दायित्व से व्यक्तिगत उन्मुक्ति प्राप्त है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। तो 55 का बी है, यानी कि 1 सही नहीं है, 2 सही है। देखिए, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति उसकी सबसे महत्वपूर्ण विधायी शक्ति होती है। जब वह राज्य विधानमंडल सत्र में नहीं होता तब वह अध्यादेश प्रख्यापित कर सकता है। द्विसदनीय विधानमंडल के मामले में वह किसी एक सदन के सत्र में ना होने की स्थिति में अध्यादेश प्रख्यापित कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ अलग हो जाती है। ये ध्यान रखिए कि अगर मतलब 2 सदन है, 2 विधानमंडल में, ठीक है, तो क्या है कि अगर एक भी कोई सदन मतलब सत्र में नहीं है तो वो अपना अध्यादेश जारी कर सकता है। इन अध्यादेशों को राज्य विधानमंडल द्वारा उसके पुनः समावेत होने से 6 सप्ताह के भीतर अनुमोदित किया जाना आवश्यक है।
वह कभी भी अध्यादेश वापस भी ले सकता है। दूसरा सही है कि राज्यपाल को अपने आधिकारिक कृत्यों के लिए कानूनी दायित्वों से व्यक्तिगत उन्मुक्ति प्राप्त है। उसके कार्यकाल के दौरान उससे व्यक्तिगत कृत्यों से संबंध में किसी भी दांडिक कार्यवाही से उन्मुक्ति प्राप्त होती है। उसे गिरफ्तार या कैद नहीं किया जा सकता, ठीक है, इन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते जब तक ये राज्यपाल है। हालांकि 2 माह का नोटिस देकर उनके व्यक्तिगत कृत्यों के संबंध में उनके विरुद्ध सिविल कार्रवाई आरंभ की जा सकती है। तो पहले उन्हें 2 महीने बाद नोटिस दे देंगे, फिर उनके विरुद्ध सिविल कार्रवाई कर सकते हैं। तो 55 का हमारा बी सही था। पहला सही नहीं है कि जब ये अध्यादेश कर सकता है जब दोनों सदन सत्र में ना हो, कोई एक सदन सत्र में ना हो तब, ठीक है। दूसरा सही था हमारा, पहला सही नहीं था। अब देखते हैं क्वेश्चन 56। निम्नलिखित मामलों में से किसे संसद की सदस्यता 10वीं अनुसूची के तहत निर्भरता से ग्रस्त हो जाती है। देखिए, निम्नलिखित मामलों में से किसमें संसद की सदस्यता 10वीं अनुसूची के तहत निर्भरता से ग्रस्त हो जाती है। एक, यदि कोई निर्दलीय सदस्य 6 माह की समाप्ति से पहले किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। दूसरा, यदि कोई नामनिर्देशित सदस्य 6 माह की समाप्ति होने से पहले किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। तीसरा, यदि वह स्वेच्छा से उस राजनीतिक दल की सदस्यता का त्याग कर देता है जिसमें वह संबंधित था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर संयुक्त चुनिए, केवल 1 3, केवल 1 2, केवल 3 या 1 2 3। तो 56 का हमारा आंसर ए है, यानी कि 1 और 3 सही है, दूसरा सही नहीं है। देखिए, संविधान के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को 10वीं अनुसूची के उपबंधों के तहत दल बदल का दोषी पाया गया हो तो उसे संसद का सदस्य होने से निर्धारित ठहराया जा सकता है। अगर मान लीजिए उसने दल बदल किया है, किसी दूसरे दल में गया है, मतलब कुछ शर्तों के अधीन, तो उसको हटाया जा सकता है। दल बदल कानून के निम्नलिखित उपबंधों के तहत कोई सदस्य निर्भरता से ग्रस्त हो जाता है। कौन से? यदि वह स्वेच्छा से उस राजनीतिक दल की सदस्य त्याग कर देता है जिसमें चुनाव से ठीक पहले संबंधित था। तो कथन एक सही है कि मतलब अगर वो जिस राजनीतिक दल से चुन के आया था उसकी सदस्यता का त्याग कर देता है। यदि वह अपने राजनीतिक दल द्वारा दिए गए किसी भी निर्देश के विरुद्ध सदन में मतदान करता है, मतदान से दूर रहता है, ठीक है, अगर वो जो निर्देश मिला उसके विरुद्ध वोटिंग करता है। यदि निर्दलीय रूप से चुना गया सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, ठीक है, अगर चुन के निर्दलीय आया लेकिन वो किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। यदि कोई नाम निर्देश सदस्य 6 माह के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, ठीक है, इधर पे 6 माह बाद, ठीक है, नॉट 6 मंथ से पहले नहीं, मतलब 6 मंथ के बाद आप नहीं हो सकते। तो कथन 2 सही नहीं था। तो ठीक है, 56 का हमारा ए सही था, यानी कि कथन एक सही है कि मतलब यदि कोई निर्दलीय सदस्य 6 माह की समाप्ति से पहले किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। एक सेकेंड। तो पहला कथन सही है कि अगर कोई निर्दलीय सदस्य मतलब किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो वो दल बदल के तहत निर्भर हो जाएगा। और दूसरा सही नहीं है। देखिए, नाम निर्देश सदस्य 6 माह की समाप्ति से पहले, ठीक है, ये नहीं, अगर 6 माह की समाप्ति के बाद वो किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है तो वो निर्भर होगा। तो दूसरा सही नहीं है। तीसरा सही है कि अगर वो किसी राजनीतिक दल से उसकी सदस्यता का त्याग कर देता है जिससे वह रिलेटेड था। तो 1 और 3 सही है। 57 देखते हैं। सहकारी समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, किसी सहकारी समिति के लिए निर्वाचन का संचालन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। दूसरा, किसी सहकारी समिति में निदेशकों की संख्या 21 से अधिक नहीं होगी। तीसरा, सहकारी बोर्ड में कम से कम 2 महिला प्रतिनिधि होंगी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल 1 2, केवल 2 3, केवल 1 3 या 1 2 3। तो देखिए, 57 का बी सही है। कथन एक सही नहीं है, क्योंकि देखिए, मतदाता सूची तैयार करने और सहकारी समिति के लिए निर्वाचनों के संचालन या संचालन का अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण ऐसे निकाय में निहित होगा जो विधानमंडल द्वारा विहित किया जाएगा, ठीक है। तो राज्य निर्वाचन आयोग नहीं करेगा, ठीक है, इनका निर्वाचन जो विधानमंडल द्वारा विहित करेगा वो करेगा, ऐसा निकाय करेगा। तो कथन एक सही नहीं है। दूसरा सही है, बोर्ड उतने निदेशकों से मिलकर बनेगा जो राज्य विधानमंडल द्वारा विहित किए जाए, लेकिन किसी भी सहकारी समिति में निदेशकों की संख्या 21 से अधिक नहीं होगी, तो किसे ज़्यादा इनके निदेशक नहीं होंगे। 3 सही है, यदि किसी सहकारी समिति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या महिला वर्ग के सदस्य हैं तो राज्य विधानमंडल ऐसी सहकारी समिति के बोर्ड में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 सीट और महिला के लिए 2 सीट के आरक्षण का प्रावधान करेगा, ठीक है। 57 का बी सही है, पहला सही नहीं था। अब 58 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति या शक्तियां हैं? एक, निलंबकारी वीटो का प्रयोग करना। दूसरा, जब लोकसभा में किसी भी राजनीतिक दल के पास बहुमत नहीं हो तब प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना। तीसरा, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति करना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, केवल 1 केवल 1 2 2 3 या 1 2 3, ठीक है। तो 58 का बी है, पहला कथन और दूसरा कथन सही है, तीसरा नहीं है। देखिए, राष्ट्रपति के पास वीटो शक्ति होती है जिससे वह सदन द्वारा पारित विधेयक, धन विधेयक के अतिरिक्त पर अनुमति देने से मना कर सकते हैं या अनुमति रोक सकता है। राष्ट्रपति विधेयक को पुनर्विचार करने हेतु संसद को लौटा सकता है, इसलिए किसी साधारण विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति के पास विवेकाधीन शक्ति होती है।
ठीक है। तो वो मतलब कोई बिल आ रहा है तो वो उस पे अनुमति नहीं दे या फिर उस पे पुनर्विचार के लिए लौटा दे, तो ये इसकी विवेकाधीन शक्ति है। जब आम चुनाव में किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला हो तो राष्ट्रपति के पास ऐसे मामले में प्रधानमंत्री को नियुक्त करने की विवेकाधीन शक्ति होती है। वह अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति की सलाह पर करता है। ठीक है। अब जब किसी दल को मतलब स्पष्ट बहुमत नहीं है तो वो प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है। कथन 2 सही है। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा केंद्र की सरकारी सलाह पर की जाती है। तो जो राज्यपाल है वो उसे केंद्र सरकार की सलाह पर नियुक्त करता है, वो उसकी विवेकाधीन शक्ति नहीं है। ठीक है। तो हमारा 58 का आंसर था बी। 1 और 2 सही थे, 3 नहीं थे। अब 59 देखते हैं। भारत में केंद्र और राज्य विधान के क्षेत्रीय विस्तार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, संपूर्ण भारत ने उसके राज्य क्षेत्र में किसी भाग के लिए संसद की क्षेत्रीय अधिकारता असीम प्रकृति की है। दूसरा, राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून उस राज्य के बाहर लागू नहीं हो सकते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन से ऐसे सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो 59 का हमारा डी सही है। एक और दो दोनों सही नहीं है। देखिए, संसद को प्राप्त समग्र शक्ति प्लेनरी पावर संपूर्ण भारतीय उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग के लिए वास्तव में असीम प्रकृति की नहीं है। मतलब ये असीम प्रकृति की नहीं है उसकी पावर। संविधान संसद द्वारा कई प्रकार के प्रतिबंध आरोपित करता है। ठीक है। संविधान जो है संसद पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगाता है। उदाहरण के लिए राज्यपाल को यह निर्देश देने की शक्ति है कि संसद का कोई अधिनियम राज्य के किसी सूचीबद्ध क्षेत्र में लागू नहीं होगा, या कुछ विशेष संशोधनों या उपांतरणों के साथ लागू होगा। तो राज्यपाल जो है वो क्या है, वो ये निर्देश दे सकता है संसद का कोई अधिनियम किसी क्षेत्र में लागू नहीं होगा। राष्ट्रपति 4 संघ राज्य क्षेत्रों नाम था अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादर और नागर हवेली, दमन और दीव में शांति, उन्नति, अच्छी सरकार के लिए नियम बना सकता है। तो मतलब ये बता रहे हैं संसद को असीम शक्ति नहीं मिली है, कुछ शक्तियाँ राज्यपाल राष्ट्रपति को भी है। अब कथन 2 भी सही नहीं है कि एक राज्य विधानमंडल संपूर्ण राज्य उसकी किसी क्षेत्र के लिए कानून बना सकता है। किसी राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित कानून उस राज्य के बाहर के क्षेत्रों में लागू नहीं होते हैं, सिवाय उस स्थिति में जब राज्य और वस्तु में संबंध पर्याप्त हो। ठीक है। अगर मतलब जब राज्य और वस्तु में संबंध पर्याप्त हो तो वो दूसरे क्षेत्र में भी लागू हो सकते हैं। उदाहरण के लिए बॉम्बे स्टेट बनाम आरएमडीसी वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि बॉम्बे विधायिका के पास उस प्रतिवादी पर कर लगाने के लिए पर्याप्त क्षेत्रीय संबंध मौजूद है जिसने बेंगलुरु से मुद्रित और प्रकाशित किंतु बॉम्बे में व्यापक प्रचार करने वाले समाचार पत्र के माध्यम से पुरस्कार राशि के साथ प्रतियोगिता आयोजित की थी। ठीक है। तो 59 का हमारा डी आंसर है। अब 60 देखते हैं। उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय, इसका तात्पर्य है कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय सर्वकालिक अभिलेख के रूप में रखे जाते हैं। दूसरा, उच्चतम न्यायालय के पास न्यायालय की अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो, दोनों, या ना तो एक ना तो दो। देखिए, इसका सी है आंसर 60 का। दोनों सही है। अभिलेख न्यायालय के रूप में उच्चतम न्यायालय के पास दो शक्तियां होती हैं। उच्चतम न्यायालय के निर्णय उसकी कार्रवाई को सर्वकालिक स्मृति और साक्ष्य के रूप में अभिलेखित किया जाता है। मतलब जो भी उनके निर्णय होते हैं उनको रखा जाता है। इन अभिलेखों को मूल्यवान साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाता है और किसी अन्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के दौरान इन पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। इन्हें विधिक दृष्टांतों और विधिक संदर्भों के तहत स्वीकार किया जाता है। दूसरा, इसके पास न्यायालय की अवधारणा के लिए 6 माह तक के साधारण कारावास एवं 2,000 रुपये तक के अर्थदंड एवं दोनों से दंडित करने की शक्ति है। तो न्यायालय की अवमानना पे दंड दे सकते हैं। वर्ष 1991 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि उसके पास न केवल स्वयं की अवमानना के लिए बल्कि पूरे देश में कार्यशील उच्च न्यायालयों, अधीनस्थ न्यायालयों और अधिकरणों की अवमानना के लिए भी दंडित करने की शक्ति है। ठीक। तो 60 का हमारा सी सही था। बाकी के 10 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।